हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस मोहम्मद अबीर। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। हमें पता है नया फिस्कल ईयर 2025 का बजट आने वाला है। बजट आने से पहले हमें ये भी पता है कि हमारे पास जो है वो इस वक्त शरह सूद 22% पे इस वक्त खड़ा हुआ है। तो एज एन इन्वेस्टर किन चीज़ों पे फोकस करना पड़ता है, किन कंपनीज पे फोकस करना है, किन सेक्टर्स पे फोकस करना है जिनके ऊपर अभी हाई इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट है। इंटरेस्ट रेट ऐसे ऐसे अगर कम होंगे तो उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा, उनके लिए क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट है, और वो कौन सी कंपनीज हैं सेक्टर वाइज जिनके कर्जे बहुत ज़्यादा है, जिनकी डेट बहुत ज़्यादा है, और जिन कंपनीज की डेट ज़्यादा होती है तो इंटरेस्ट रेट की फ्लक्चुएशन में, इंक्रीज में या डिक्रीज में, उनके ऊपर उनकी फंक्शनैलिटी में, उनके फंडामेंटल्स पे क्या इम्पैक्ट आता है, वो इस वीडियो में मैंने डिटेल में डिस्कस किया। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो डिटेल है, लेकिन इसमें आपके लिए एज एन इन्वेस्टर बहुत कुछ सीखने का मटेरियल जो है वो मैंने डिस्कस किया है, और कुछ एनालिसिस हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, टूल्स हैं जिनको यूज़ करके एज एन इन्वेस्टर गोइंग इनटू द न्यू फिस्कल ईयर 2025 में जो हम जा रहे हैं बेसिकली, उसमें एज एन इन्वेस्टर कौन से आपने की डिसीजन लेने, वो इस वीडियो में मैंने बेसिकली एक्सप्लेन किया। सो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए सो डू लाइक एंड शेयर वीडियो फेलो इन्वेस्टर्स एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। वेलकम बैक। तो यहाँ पे दो आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर मैं जायजा लूंगा, थोड़े अपने एनालिसिस शेयर करूंगा, उनको हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर हम तीसरे पार्ट पे जाएंगे जिसमें हम एक्चुअल सेक्टर्स के बारे में और कंपनीज के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके ऊपर ये वाला इन सारी डेवलपमेंट का इम्पैक्ट आ सकता है। और उसके आगे एक ऐसे फॉर्मूले के ऊपर मैं बात करूंगा जो कि मैं चाहता हूं कि आप लोग एज एन इन्वेस्टर, एज अ व्यूअर, आप लोग खुद भी जाके अप्लाई करें, देखें, इन तमाम रिसर्च को देखें, और उसके हिसाब से फिर अपने पोर्टफोलियो में जो भी एडजस्टमेंट करनी है गोइंग इनटू द नेक्स्ट फिस्कल ईयर वो कर सकें। सो दैट मीन साइड आप स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फिस्कल ईयर 2025 के जो बजट है हमारा अपकमिंग, उसके हवाले से जो है वो हमने स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा मोमेंटम देखा कि मई के लास्ट वीक में थोड़ी सी मार्केट के अंदर हमें सेलिंग प्रेशर थोड़ा बहुत नजर आया, और वो यही था इसी वजह से कि बेयर्स टाइटन ग्रिप अहेड ऑफ फिस्कल ईयर 2025 बजट। केएसई 100 इंडेक्स डाइव 681 पॉइंट्स, सेटल्स एट 74,836 पॉइंट्स। ये मई 30 का जो है वो हमारे पास कॉलम है। जैसे कि आगे आने वाले फेडरल बजट जो है, जो फिस्कल ईयर 2024-25 का हमारे पास आएगा, 25 का जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन है कि गवर्नमेंट जो है वो टफ लाइन इन द बैकड्रॉप ऑफ अ न्यू आईएमएफ लोन प्रोग्राम में जो पॉलिसीज हैं, नए आईएमएफ प्रोग्राम में रहते हुए जो स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या जो इम्प्लीमेंटेशन है, टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स है, उसकी वजह से जो है वो एक इन्वेस्टर सेंटिमेंट है कि हो सकता है कि टैक्सेशन इंक्रीज कर दी जाए और मजीद न्यू टैक्सेस लगाने की वजह से उनके पोर्टफोलियो में जो कंपनीज के स्टॉक्स हैं उनके ऊपर इम्पैक्ट आया। सो इसी वजह से हमने मार्केट के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग बेसिकली देखी। बेल आउट पैकेज कंसिडरिंग कि अगेन हम कोशिश, हमारी मुल्क में कोशिश यही होती है कि बार बार जो है वो आईएमएफ के पास जाएं, कर्जा लेके मुल्क चलाएं, जो कि एक अच्छी जो है वो अच्छा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज मुल्क को अपने एलएसएम ग्रोथ, अपने टेक्सटाइल की ग्रोथ, अपने आईटी की ग्रोथ, सीमेंट, साइक्लिकल सेक्टर्स की ग्रोथ पे जो है वो मुल्क जब ओवरऑल हमें अच्छी जीडीपी ग्रोथ दिखाता है तो वो फिर अच्छे परफॉर्मेंस दिखाता है। जब मुल्क के इंटरनली हालात अच्छे नहीं होंगे, पॉलिटिकल इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं होंगे, तो ऑब्वियसली फिर इंडस्ट्रीज भी सफर करती हैं। एट द एंड ऑफ द डे उनके कंपनीज के जो स्टॉक्स होते हैं स्टॉक मार्केट में सफर करते हैं। ऑल्दो हमारी स्टॉक मार्केट ने रिगार्डलेस ऑफ ऑल दोज फैक्ट्स, क्योंकि मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ ले जाए जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उसकी वजह से हमने स्टॉक मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम देखा। मार्केट जो है वो अपने मूवमेंट रेगुलर बेसिस पे, नॉर्मल बेसिस पे, कुछ स्टॉक्स हैं वो हमारे पास पॉजिटिव रिटर्न देते रहते हैं। मंथली बेसिस पे आप रिटर्न देख सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे सेक्टर्स ने अच्छा प्रॉफिटेबल रिटर्न दिया है। लेकिन मार्केट के अंदर हमने वीकली बेसिस पे प्रॉफिट टेकिंग भी देखी। मई के मंथ के लास्ट वीक की अगर हम बात करें तो इन सब चीज़ों का जायजा लेना, इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना एज एन इन्वेस्टर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी जो बड़ी सबसे ज़्यादा न्यूज़ है जिसका इम्पैक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे पॉजिटिव हो सकता है, वो है द बिग कॉल 200 बेसिस पॉइंट कट्स लाइकली। अभी हमें पता है कि आने वाले दिनों में मॉनेटरी पॉलिसी की नेक्स्ट मीटिंग है, और उसके अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग 10 जून को हमारे पास नजर आती है, उसमें 200 बेसिस पॉइंट जो है वो फेडरल रिजर्व देयर इज एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन है। एक्चुअल में इंटरेस्ट रेट नीचे आता है नहीं आता है वो हमें मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग से ही पता चलेगा, लेकिन देयर इज एन एक्सपेक्टेशन कि 10 जून को जो मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसी दिन फेडरल बजट भी अनाउंस किया जाए कि 200 बेसिस पॉइंट जो है वो 2% का जो है वो इंटरेस्ट रेट का कट लगे, जो कि एक तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है वो आगे जाके थर्ड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। वी आर एक्सपेक्टिंग अ रिडक्शन ऑफ 200 बेसिस पॉइंट इन द पॉलिसी रेट, पोटेंशियली लोअरिंग इट टू 20%, अ लेवल लास्ट सीन इन मार्च अप्रैल 2023। ये 20% का इंटरेस्ट रेट पिछले साल 2023 में मार्च अप्रैल में हमने लास्ट देखा था, उसके बाद 22% की शरह सूद हमने कंटिन्यूसली देखी। This forecast is underpinned by several favorable economic indicators stated below, suggesting a conducive environment for initiation
ऑफ रिवर्सल इन मॉनेटरी स्टैंड। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ इन्वायरमेंटल और पॉजिटिव डेवलपमेंट्स की वजह से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अब इंटरेस्ट रेट को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिक्लाइन की तरफ ले जाया जा सके, जिसमें प्राइमरी फैक्टर जो है वो हमारे पास है जो इन्फ्लेशन रेट है, जो इन्फ्लेशन की जो हमारे पास कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, मंथली बेसिस पे इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, वो हमारे पास नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। राइट साइड पे आप इसका ग्राफ बेसिकली देख सकते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई जो इन्फ्लेशन है वो 40% से अब हमारे पास जो है वो माइनस में जाती हुई एक तरीके से एक्सपेक्टेशन है कि नजर आएगी। पॉलिसी रेट भी हमारा फिक्स है, जो कि मैं समझता हूँ कि कम करना चाहिए, और रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो हमारे पास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उसकी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे डिस्कशन वगैरह कर चुका हूँ। बेसिकली The average headline inflation for 10-month fiscal year had decreased to 25.97%, which means कि 10 महीने के हिसाब से अगर 2024 के फिस्कल ईयर की बात की जाए तो इन्फ्लेशन जो है वो डिक्रीज होकर 25% पे आ गई है फ्रॉम 28%, तो तकरीबन 3 से 4% का डिक्लाइन हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सटर्नल फ्रंट पे बात की जाए, इकोनॉमिक फ्रंट पे बात की जाए, तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसने भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट शो की है। करंट अकाउंट हमारे पास सरप्लस में भी निकल कर आया है, जो इसकी वजह से हम देख सकते हैं कि देयर इज अ स्लाइट चांस कि आगे जाके मार्केट में इंटरेस्ट रेट की डिडक्शन हो। अब थर्ड पार्ट में इन सारे डेवलपमेंट की वजह से जो इम्पैक्ट सेक्टर्स के ऊपर आता है, जो पब्लिक ट्रेडिंग सेक्टर है हमारे स्टॉक मार्केट में, पब्लिक ट्रेडिंग कंपनीज है जिनकी कर्जे ज़्यादा हैं, कम हैं, इंटरेस्ट रेट कम ज़्यादा होने की वजह से उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, वो कौन से सेक्टर, कौन सी कंपनीज हैं, वो हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ। सो एट द फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन एज यू कैन सी मैंने चैट जीपीटी से जो है वो लिस्ट को शॉर्ट डाउन करने के लिए और टाइम सेव करने के लिए जो है वो उससे सवाल किया कि मुझे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में वो कंपनीज आप लिस्ट करके दो जिसके बहुत ज़्यादा डेट है, जो बहुत ज़्यादा कर्जों में डूबी हुई है। तो हम देख सकते हैं कि सेक्टर वाइज अगर हम बात कर लें तो ये वो कंपनीज हैं जो कि दे ऑफन अट्रैक्ट अटेंशन फ्रॉम इन्वेस्टर्स बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इनके अंदर जो मामलात हैं उससे इन्वेस्टर जो है वो कोशिश करता है कि अपने आप को अपडेट रखे। और अगर आप खुद इन कंपनीज को अपडेट नहीं रखते, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं रखते, तो मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा एज एन इन्वेस्टर बेस अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे कि आपके पास इनमें इन सेक्टर्स में से जो कंपनीज है, इन सेक्टर की जो कंपनीज हैं, क्या उनमें आपकी इन्वेस्टमेंट है या नहीं, और उसके बाद इन सब चीज़ों को देखने के बाद आप उसके दोबारा एनालिसिस करें। सो एज यू कैन सी ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर हम बात करें, सो वी हैव पीएसओ, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, एंड पाकिस्तान पेट्रोलियम। और ऑब्वियसली वो पाकिस्तान के गवर्नमेंट ओन एंटिटीज, स्टेट ओन एंटिटीज इदारे हैं। पीएसओ जो ऑयल बेसिकली बाहर से लेकर आता है, सारा इम्पोर्ट बिल जो है वो सारी चीज़ों को मॉनिटर करता है। दैन वी हैव ओजीडीसी, आपके ज़ाहिर सी बात है गैस के ज़खायर निकालना, उनके इस्तेमाल करना, कन्वर्ट करना। एंड देन वी हैव पाकिस्तान पेट्रोलियम। इसी तरह एनर्जी सेक्टर की बात करें, पावर सेक्टर की बात करें, सो वी हैव एचयूबीसी एंड के इलेक्ट्रिक, जो हमारे पास हाई डेट कंपनीज हैं। के इलेक्ट्रिक ऑब्वियसली पावर डिस्ट्रीब्यूटर है पाकिस्तान का और सिंध का खास तौर पे सबसे बड़ा। सीमेंट में बात कर लें, दैन वी हैव डीजीकांत सीमेंट, लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट एंड मेपली सीमेंट, जिनकी डेट बहुत ज़्यादा है और ये वो कंपनीज हैं जो बैंक से लोन लेके ओवर द पीरियड अपने प्लांट्स की जो है वो ऑपरेशन वगैरह करती हैं। दैन वी हैव टेक्सटाइल सेक्टर जिसमें निशाद मिल हमारे पास आता है। दैन वी हैव गुल अहमद, कोहिनूर टेक्सटाइल मिल की अगर हम बात कर लें। इसी तरह अगर हम ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें तो सबसे बड़े जो दो इदारे हमारे हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी जो मुल्क के इकोनॉमिक हालात ख़राब हुए हैं तो उसकी वजह से इन दो कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, जिसके अंदर हमारे पास इंडस मोटर कंपनी है एंड वी हैव पाकिस्तान सुजुकी मोटर कंपनी की जो जाहिर सी बात है हमारे पास गाड़ियाँ वगैरह ये सब बनाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर हम डेट वाले बैंक्स की अगर हम बात करें तो ये भी एक बड़ा अनयूजुअल सिनेरियो होता है कि बिकॉज बैंक का मेन काम होता है कि वो कैश जो पीकेआर है, करेंसी है, वो ऑब्वियसली प्रिंट करके दे, जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो बेसिकली रोल है। और फिर बैंक्स का रोल है कि वो एक दूसरे को लैंडिंग करते हैं और फिर आवाम को भी फाइनेंसिंग के लिए कैश अवेलेबल करते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं नेशनल बैंक, यूबीएल, हबीब बैंक, ये वो कंपनीज हैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर जिनकी डेट बहुत ज़्यादा है। टेलीकॉम सेक्टर में बात कर लें, वी हैव पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन, बीडीसीएल एंड डब्ल्यूटीएल। ऑब्वियसली फाइनेंशियल हालात की वजह से डब्ल्यूटीएल के अंदर ओवर द पीरियड बहुत ज़्यादा नेगेटिव मोमेंटम भी रहा है और फाइनेंशियली जो है वो अभी भी थोड़ी कंपनी जो है वो डेट के अंदर फंसी हुई है। एंड अगर इसके अलावा कोई रैंडम कंपनी से अगर हम बात करें, सो वी हैव फर्टिलाइजर कंपनी में फौजी फर्टिलाइजर है, एंग्लो कॉर्पोरेशन है, एंड देन वी हैव इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कुछ कंपनीज हैं सेक्टर वाइज की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जिनके अंदर जिनकी डेट बहुत ज़्यादा है और फिर इसी वजह से इन कंपनीज के अंदर अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है तो फिर वो इनको नुकसान पहुँचाती हैं बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि फिर इनको एडिशनल जो भी कमा रहे हैं उस पर इनको एडिशनल रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके देना पड़ता। कंपनीज को, इन सेक्टर्स की, इन कंपनीज को देखना, इनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो बेसिकली हम फॉर्मूले की बात करेंगे वो है डेट टू इक्विटी रेशियो। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो फंडामेंटल एनालिसिस अगर आप कंपनी के करते हैं, अगर आपको ये जानना है कि किसी कंपनी का अगर डेट टू इक्विटी रेशियो ज़्यादा है कम है तो उससे क्या मतलब होता है, आपने कहीं ना कहीं इस टर्मिनोलॉजी को सुना होगा। आइए इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद फिर ये कि मैं आपको इसकी
जो यूज़ केस है उसके बारे में लेके चलूँगा, किस वेबसाइट पे जाके आप इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन आप हासिल कर सकते हैं। सो डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है? बेसिकली एक फाइनेंशियल लेवरेज है जो कंपनी लेती है, बैंक से लोन लेती है और अपने कोई ना कोई काम जो है वो कोई ना कोई ऑपरेशन जो है उससे करती है, जो भी उसकी बेसिकली नीड होती है। इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग अ कंपनीज टोटल लाइबिलिटीज बाय इट्स शेयर होल्डर्स इक्विटी। इस फॉर्मूले को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं? जब हम टोटल लाइबिलिटीज, टोटल जो कर्जा होता है, टोटल डेट जो होती है, जो कंपनी को ओवर द पीरियड उसने पे करनी है, वो हम कंपनी के शेयर होल्डर्स की जो इक्विटी उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है उससे हम डिवाइड करते हैं, तो हमें एक रेशियो निकल कर आता है। रेशियो ज़्यादा होगा तो इट मीन्स कि कंपनी की डेट बहुत ज़्यादा है, रेशियो कम है तो इट मीन्स कि कंपनी बहुत ज़्यादा डेट पे काम नहीं कर रही। तो इस हिसाब से एज एन इन्वेस्टर अपने आप को जो है वो अपडेट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द डेट टू इक्विटी रेशियो, जैसे कि अभी बताया, कंपनी टोटल लाइबिलिटीज़ को उसके शेयर होल्डर इक्विटी से जो है वो बेसिकली कंपेयर किया जाता है, ताकि उसकी रिलायंस ऑन डेट पता चल सके, वो कंपनी कितना रिलाई कर रही है डेट के ऊपर, ये हम आइडेंटिफाई कर सकें। डेट टू इक्विटी रेशियोज वेरी बाय इंडस्ट्रीज एंड आर बेस्ट यूज टू कंपेयर डायरेक्ट कंपेटिटर्स। ये इंडस्ट्रियल वाइज चेंज होती है। ज़रूरी नहीं कि अगर किसी इंडस्ट्री की, किसी कंपनी की डेट टू इक्विटी रेशियो निकल कर आ रहा है तो वो किसी दूसरी कंपनी या इंडस्ट्री का भी सेम हो। इंडस्ट्रियल वाइज जो है वो वेरी करता है, चेंजेस जो है वो हम देख सकते हैं। Among similar companies, a higher debt to equity ratio suggests more risk, while a particular low one may indicate that a business is not taking advantage of debt financing to expand. बहुत सारे इंडस्ट्री, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं वो डेट का सहारा नहीं लेती हैं, स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं, अच्छी अगर प्रोडक्शन दिखाती रहती हैं, अच्छे हालात दिखाती रहती हैं, तो उनके स्टॉक प्राइस की अर्निंग बढ़ती रहती है, बिकॉज इन्वेस्टर उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। बहुत सारी कंपनीज बैंक से लोन लेती हैं, अपने कोई ना कोई एक्सपेंडिचर करना है, कोई एक्सपेंशन करनी है, कोई नया प्लांट लगाना है, कोई नया प्रोडक्ट लाना है, बहुत सारी चीज़ें किसी भी यूज़ केस के लिए अगर वो बैंक से कर्जा ले रही है तो उसके डेट जो इक्विटी रेशियो है वो हाई हो सकता है। तो यहाँ पे इन दोनों कंपैरिजंस की भी बेसिकली बात की जा रही है। इन्वेस्टर्स विल ऑफन मॉडिफाई द डेट टू इक्विटी रेशियो टू कंसिडर ओनली लॉन्ग टर्म डेट बिकॉज इट कैरीज मोर रिस्क देन शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन। अगेन बहुत सारे इन्वेस्टर्स इस चीज़ को मद्देनजर रखते हैं कि उन कंपनीज का लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार करते हैं कि अगर कंपनी का ओवर द पीरियड जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और कंटिन्यूस बेसिस पे वो इंक्रीज ही है और वो कम नहीं हो रहा, तो इट मीन्स कि इन्वेस्टर्स पे जो है वो वहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट्स कम करते हैं। लेकिन ओवर द पीरियड हमने देखा है कि हमारी मार्केट में कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनकी लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो हाई भी है, लेकिन फिर भी वो अच्छा परफॉर्म कर लेती हैं। अब एक वेबसाइट है SCS ट्रेड के नाम से, ये एक वेबसाइट है, एक ऑब्वियसली ब्रोकेज भी है। मैं यहाँ पे इनकी कोई प्रमोशन नहीं करा, बट ऑब्वियसली एज अ रिसर्च एनालिस्ट डेटा कलेक्ट करना मेरा काम है। अब हम यहाँ पे जाने के बाद आप कोई सी भी कंपनी, फॉर एग्जांपल PSO को आप ले लें, मैं यहाँ पे PSO का जो है वो कोड लेना चाहता हूँ, विच मीन्स PSO की डिटेल्स लेना चाहता हूँ। इनके अंदर फायदा ये है SCS के अंदर कि यहाँ पे ये फाइनेंशियल मैट्रिक जो है वो फंडामेंटल जो हमारे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेटा पोर्टल पे नहीं मिलता, आपको यहाँ पे मिल जाता है। आपने आके क्या करना है, आपने यहाँ पे आके करना है कंट्रोल F और आपने इस पूरे वेब पेज पे सर्च करना है डेट। जब आप डेट सर्च करेंगे तो आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो सर्च हमारे पास निकल कर आया वो निकल कर आया है डेट टू इक्विटी रेशियो अप टू 2023 फोर्थ क्वार्टर, यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है। तो आप डेट टू इक्विटी रेशियो आपने देखना है कि कितना परसेंटेज है। यहाँ पे हम PSO का देख सकते हैं कि 180% जो है वो इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है, विच इंडिकेट्स कि इसके जो कर्जे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं ओवर द पीरियड, और ये 2023 के फोर्थ क्वार्टर तक का जो है वो डेटा इसमें मौजूद है। इसी के साथ साथ अगर आप डेट पे दोबारा क्लिक करेंगे और मजीद चीज़ों को फाइंड आउट करने की अगर आप कोशिश करेंगे डेट, तो हम देख सकते हैं कि जब हम सेकंड टाइम डेट के ऊपर उसको सर्च करते हैं तो हमारे पास सॉल्वेंसी के ऑप्शन के अंदर लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी, लॉन्ग टोटल डेट टू इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट टू एसेट्स एंड टोटल डेट टू एसेट्स यहाँ पे हमें निकल कर आ जाते हैं। अब ये परसेंटेज वेरी करती है, अगेन 5% से अबव अगर लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी है तो इट मीन्स कि कंपनीज के कर्जे ज़्यादा हैं और वो कर्जों पे ज़्यादा काम करती है। डेट टोटल डेट टू इक्विटी आप देख सकते हैं कि 180% की टोटल डेट टू इक्विटी है। एसेट्स कितने कर्जों के ऊपर बने हुए हैं उसकी क्या परसेंटेज है, तो हमारे पास लॉन्ग डेट टू एसेट्स 2.15% का डेटा निकल कर आता है। टोटल जितने भी उस कंपनी के एसेट्स हैं वो कितने फाइनेंस्ड हैं बैंक के लोन के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि वो 39% की हमें रेटिंग निकल कर आती है। और ये रेटिंग फाइनेंशियल ईयर बेसिस के हिसाब से, सालाना बेसिस के हिसाब से हमें जो है वो अपडेट होते हुए मिलती है। तो इसी वजह से ये SCS का जो ये प्लेटफॉर्म है काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं कोई डिटेल वीडियो बनाऊंगा तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत इजीली हमने पहले सेक्टर आइडेंटिफाई किया, कंपनीज आइडेंटिफाई की, डेट टू इक्विटी रेशियो को समझा कि डेट टू इक्विटी रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, और फिर SCS पे आके हमने किसी भी कंपनी का कोड लेना है, किसी भी कंपनी के हमने एनालिसिस करने हैं, तो आपने आके सिर्फ उसको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करने के बाद उस वेब पेज पे अगर आपको फॉरेन डेट से रिलेटेड मालूमात चाहिए तो कंट्रोल F करके डेट पे जाएं, डेट को सर्च करें और डेट टू इक्विटी रेशियो और उसके जो रिमेनिंग डेट से रिलेटेड डेटा है
उसको आप एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद एज एन इन्वेस्टर मेक अप योर माइंड कि इफ यू वांट टू कंटिन्यू इन्वेस्ट इन दोज काइंड ऑफ कंपनी। वेलकम बैक। तो इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अगेन चैट जीपीटी से ये सवाल किया कि भाई अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है या कम किया जा रहा है तो उसमें इन अबव मेंशन कंपनी जिनको या सेक्टर्स को जिनको अभी हमने डिस्कस किया वीडियो के अंदर, तो जिनकी हाई डेट है, बहुत ज़्यादा हाई डेट हमें नजर आती है, कर्जे ज़्यादा नजर आते हैं, तो उन पर क्या पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। तो हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो चैट जीपीटी ने हमें निकाल के, सबसे पहला इंपैक्ट जो हमारे पास आता है वो आता है कि रिड्यूस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। अगेन कंपनी ने जो इंटरेस्ट बेस जो अपने एक्सपेंसेस करने हैं, जो अपने जाहिर सी बात है खर्चे वगैरह करने और उसमें पेमेंट्स वगैरह करनी है, उसमें उनके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हमें नजर आना शुरू हो जाती है। लो इंटरेस्ट रेट मीन्स द कंपनीज पे लेस इन इंटरेस्ट ऑन देयर एग्जिस्टिंग वेरिएबल रेट डेट। दिस कैन इंप्रूव देयर नेट प्रॉफिट मार्जिन। कंपनी अपने अगर एक नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छे करती है तो उसी वजह से कि वो ओवर द पीरियड कम इंटरेस्ट रेट परसेंटेज होने की वजह से अपने अर्निंग्स के ऊपर जो सूद के शरह सूद की जो रेटिंग और जो अमाउंट है वो कम देती है। जब इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो उसको ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ती है और अगर वो प्रॉफिट कम कमा रही है तो उसके लिए फिर वो एक बर्डन जो है वो हो जाता है। सो ये पहला पॉइंट है बेसिकली जो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। रीफाइनेंसिंग अपॉर्चुनिटीज। कंपनीज में रीफाइनेंस देयर एग्जिस्टिंग हाई इंटरेस्ट डेट एट लोअर रेट्स रिड्यूसिंग देयर ओवरऑल इंटरेस्ट बर्डन। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की बात की जा रही है कि अगर कंपनी ने कोई नया अपना प्रोजेक्ट है, कोई नया प्लान है, उसको फाइनेंस करवाना है, तो ऑब्वियसली पुराने जो प्रोजेक्ट जो हायर इंटरेस्ट रेट पे फाइनेंस हुए हैं और अब इंटरेस्ट रेट लोअर, अब जो प्रोजेक्ट फाइनेंस कराने वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे अगर करा रही है तो उसके पेबल्स में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस बेसिकली आ जाता है और वो चीज़ बेसिकली यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है कि ओवरऑल जो इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इंक्रीज बोरिंग कैपेसिटी। अगेन लो इंटरेस्ट रेट होते हैं तो जो बोरिंग कैपेसिटी होती है इंडस्ट्री की वो बढ़ जाती है। कंपनीज और एक नॉर्मल कंज्यूमर भी अगर उसको कोई फॉर द टाइम शॉर्ट पीरियड के लिए भी उसको कोई ना कोई कैश चाहिए तो वो बैंक से लोन लेके वो अपना काम कर लेता है और फिर ओवर द पीरियड अपने प्रॉफिट में से उस कैश को रीपे कर देता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंप्रूव कैश फ्लोज। अगेन कंपनी की बर्डन जितना कम होगा उसके ऊपर डेट जितनी कम होगी, कंपनी के कर्जे जितने कम होंगे उसके पास उतना फ्री कैश फ्लो होगा जो कि वो कहीं ना कहीं अपने एडिशनल अच्छे एक्सपेंशन के लिए, किसी नए प्रोडक्ट में इन्वॉल्वमेंट के लिए, कैपेसिटी पेमेंट्स के लिए, एक्स्ट्रा कहीं भी अच्छी जगह इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो अपने एक्स्ट्रा कैश को वहाँ पे यूटिलाइज कर सकेगा। Enhanced valuation. Lower interest rate can lead to higher company valuation as the cost of capital decreases. Again, कंपनी के अपने कैपिटल के अंदर से अगर इंटरेस्ट की पेमेंट्स नहीं जा रही, उसके बाद कर्जे नहीं है, तो ऑब्वियसली उस कंपनी का जो मैयार है वो बढ़ता है, उसके फंडामेंटल्स बढ़ जाते हैं, उसकी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ जाती है एंड इट लीड्स टू द इंक्रीज इन स्टॉक मार्केट प्राइसेस। दिस इज हाउ लो इंटरेस्ट रेट पॉजिटिवली इम्पैक्ट्स द कंपनीज विच हैव somewhat debt, which have high debt, and those companies which have no debt whatsoever. So that's it for this video and I hope to meet you next time in my next video। और इसी तरीके से कोशिश होगी कि आपको इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देके जितना ज़्यादा से ज़्यादा एज अ रिसर्च एनालिस्ट, एज अ कंटेंट क्रिएटर, मैं अपनी कम्युनिटी को इसी तरीके से अपडेट रखता हूँ और इसीलिए कंटेंट बना के कोशिश होती है कि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरह अपडेट रखा जा सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस मोहम्मद अबी साइनिंग ऑफ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।